हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना हमारा मैथ्स का टॉपिक दैट इज प्रोबेबिलिटी, उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड उसके अंदर हम बात कर रहे हैं अपने आपका बेस थ्योरम और थ्योरम ऑफ टोटल ऑन प्रोबेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, तो कल की जो आपकी क्लास थी हमारी, तो कल हमने बेसिक क्वेश्चन देखे इसके ऊपर। ठीक है, इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट हमने जाने और इसका एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको करके बताया। एक हमने लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन किया था और एक हमने किसके ऊपर क्वेश्चन किया था, एक हमने बेस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम इसमें और क्वेश्चंस करेंगे ताकि क्लैरिटी और अच्छे से हो जाए आपकी इन दोनों टॉपिक को लेके। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, देखेंगे। देखिए, यह हमारे पास 3 बैग्स हमें दे रखे हैं या 3 इवेंट हमें दे रखे हैं, कुछ भी आप मान लीजिए। तो बैग 1 में ये बोल रहा है, बैग 1 में बोल रहा है कि मेरे पास 5 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स है। इसमें 7 रेड और 11 ब्लैक बॉल्स हैं और इसमें 4 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, ये 3 बैग हमको दे रखे हैं, 3 इवेंट हमको दे रखे हैं। तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 बैग देंगे आपको पूछेंगे कि भाई रेड बॉल या ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड बॉल या ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आपसे इतना पूछा जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सर रेड बॉल तो मेरे फर्स्ट बैग के पास भी है, रेड बॉल तो मेरे बैग 2 के पास भी है और रेड बॉल हमारी बैग 3 के पास भी है। तो किसी से भी आ सकता है रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो इसलिए उसको बोलते हैं हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी कि कुल उसकी रेड बॉल के आने की कुल प्रोबेबिलिटी क्या है। सर वो बैग 1 से भी आ सकता है ना, वो हमारा बैग 1 से भी आ सकता है सर, बैग 1 से भी आ सकता है, फिर बैग 2 से भी आ सकता है। पहले बैग 2 छांटेंगे, फिर बैग 2 के अंदर की रेड बॉल छांटेंगे, मैंने कल आपको सब बताया। फिर बैग 3 छांटेंगे, फिर बैग 3 के अंदर की रेड बॉल जो क्या है, बैग 3 के अंदर की रेड बॉल आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। सिंपल से कहने का मतलब है कि सर हम अगर आपसे पूछा जाए कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी या ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सिंपल इतना पूछे तो आप थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज हम यहां कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि रेड बॉल हमारी बैग 1 के पास भी है, बैग 2 के पास भी है, बैग 3 के पास भी है, तो रेड बॉल कहीं से भी आ सकती है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हम बता देंगे भाई इतनी आशंका है कि रेड बॉल आ सकती है ना, इतनी आशंका है कि रेड बॉल आ सकती है। तो ये आपका बन गया थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, यानी कि क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाएंगे। अब आ जाते हैं हम बेस थ्योरम पे। सर बेस थ्योरम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके? बेस थ्योरम आपकी दे रखी है, तो बेस थ्योरम में सर हमारे जो क्वेश्चन कैसे आते हैं, बेस थ्योरम में क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाएंगे बच्चों। बेस थ्योरम में कैसे पूछे जाएंगे? सेम बैग 1 है, बैग 2 है, बैग 3 है, बैग 1 में इतनी रेड बॉल्स है, इतनी ब्लैक है, बैग 2 में इतनी रेड, इतनी ब्लैक है, बैग 3 में इतनी रेड, इतनी ब्लैक आपको दे रखी। यहां ये पूछेगा कि ये बोलेगा कि रेड बॉल, ठीक है, बोलेगा रेड बॉल निकालनी है। ठीक है, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछेगा आपसे, यहां भी रेड बॉल निकालनी है। ठीक है, बट यहां रेड बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछेगा आपसे। आपसे ये पूछेगा कि रेड बॉल जो आपकी निकली है, आपने रेड बॉल निकली, तो रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछेगा, बल्कि ये पूछेगा कि वो रेड बॉल बैग 2 से निकली हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, या वो रेड बॉल बैग 1 से निकली हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, या वो रेड बॉल बैग 3 से निकली हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल बैग 3 से निकली हो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड बॉल बैग 1 से निकली हो। ठीक है, तो यह रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा है, यह पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड बॉल किसी भी एक बैग से निकली हो, बैग 1, बैग 2 या बैग 3 से निकली हो, वो दिया होगा वहां पे, वो चॉइस आपके पास होगी। कल बताया था ना, चॉइस गिवन होगी कि प्रोबेबिलिटी में चॉइस होगी कि वो किससे भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो यहां पे रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछेगा, हाल निकालेंगे रेड बॉल ही, बट प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की नहीं पूछेगा, पूछेगा कि ये रेड बॉल बैग 2 से निकली हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। आई बात समझ में? क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है किसको लेके, थ्योरम ऑफ टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी को लेके और बेस थ्योरम को लेके। तो फिलहाल आप जिसने कल ये फॉर्मुलेज नहीं लिखे हैं तो पहले फॉर्मुलेज लिख लें। ठीक है, एक फॉर्मुलेज अपने उसमें लिख लें, फॉर्मुलेज ऐसा कुछ है नहीं। बेस थ्योरम आपका किसमें काम करता है, मैंने आपको कल भी बताया था, सिंपल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास है, जो हम पढ़ते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कल क्वेश्चन भी करके बताया था ना इस पे कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके इस तरह से यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस करेंगे, हमें पहचान थोड़ा और एग्जांपल के क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े और इसमें अपने आप को थोड़ा और अच्छा से इसमें
हम इसमें क्या करते हैं, इसको और निपुण अपने को बनाते हैं। क्लियर? तो चलिए फिलहाल कॉपी करें, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे आगे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जॉब। द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक पर्सन ने कंस्ट्रक्शन जॉब लिया, भाई ठेका लिया। ठीक है, ठेका लेते हैं ना, ठेका लिया। द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक। प्रोबेबिलिटी है 0.65 प्रोबेबिलिटी की वहां पे स्ट्राइक, हड़ताल हो सकती है। और 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। और 0.80 इसकी प्रोबेबिलिटी है दैट की कंस्ट्रक्शन टाइम, जो कंस्ट्रक्शन है वो आपका टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा इफ देयर इज नो स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक नहीं होती है। अगर स्ट्राइक नहीं होती है, स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी बताई, 0.65 देयर विल बी अ स्ट्राइक। एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। एंड प्रोबेबिलिटी है 0.32 कब, जब कंस्ट्रक्शन जॉब आपका टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। सर 0.80 द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, यहां पे भी आपने देखा कि यहां पे भी मेरा काम कंप्लीट हो रहा है, यहां प्रोबेबिलिटी 0.80 है, 0.80 और यहां प्रोबेबिलिटी 0.32 है। ठीक है, यहां प्रोबेबिलिटी 0.32, यहां भी टाइम में कंप्लीट। यहां क्या बोला, पहले वाले में क्या बोला उसने, हालांकि आप क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे तो समझ जाओगे, बट फिर भी मैं बता देता हूं कि 0.80 प्रोबेबिलिटी है काम पूरे होने की। अगर स्ट्राइक नहीं होती, अगर स्ट्राइक नहीं हो पाई, अगर आप हड़ताल रोक दोगे तो मैं आपका काम कंप्लीट करके दे दूंगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.80 है। सेम उसने बोला क्वेश्चन में कि 0.32 भी प्रोबेबिलिटी है कंस्ट्रक्शन जॉब को टाइम में कंप्लीट करने की। बट एक अच्छा, यहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यहां संभावना ज्यादा, जिसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी 1 के जो जितने पास उतनी ज्यादा संभावना काम कंप्लीट होने की अपने टाइम पे। तो आप देखोगे यहां पे ज्यादा संभावना हो रही है और यहां कम संभावना है। कम संभावना क्यों है, क्यों, क्योंकि इफ देयर इज अ स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक होती है तो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपका काम कंप्लीट करके, आप ऑन टाइम आपको काम कंप्लीट करके दे दूं, ऑन टाइम आपको काम कंप्लीट करके दे दूं, यानी कि 0.32 प्रोबेबिलिटी है उस चीज की। क्वेश्चन समझा रहा हूं कैसे आपको, आप क्वेश्चन समझेंगे अगर। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। आपको बताना है प्रोबेबिलिटी की कंस्ट्रक्शन काम है जो आपका वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, टाइम पे ये काम कंप्लीट आपका हो जाए। ठीक है सर, काम टाइम पे कंप्लीट हो जाए। ओके, तो क्या लगता है आपको ये क्वेश्चन किस पे है, बेस थ्योरम पे है कि ये क्वेश्चन थ्योरम ऑफ टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी पे, किस पे है ये क्वेश्चन? खुद से सवाल पूछो, खुद से आंसर दो, बाकी हम तो आगे आंसर देंगे। अगर फ्लो चार्ट की मैं बात करूं, मेन काम क्या है मेरा, सी, यानी कि कंस्ट्रक्शन मेरा होना चाहिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मेरा होना चाहिए। एक तरीका है कि भाई E1 इवेंट हो गया, E2 इवेंट। एक तरीका क्या है कि आपका स्ट्राइक हो रही है, और अगर स्ट्राइक नहीं हो रही है तब भी काम कंप्लीट हो रहा है। हमसे ये तो पूछा कि काम कंप्लीट हो रहा है, हमसे थोड़ा पूछा कि काम कंप्लीट होने की क्या संभावना है अगर वो स्ट्राइक कंप्लीट होने पे हो रही हो, या अगर वो स्ट्राइक कंप्लीट, अगर यह स्ट्राइक ना होने पे कंप्लीट हो रही हो, तब ये क्वेश्चन बेस्ड थ्योरम का हो जाता। बट उससे ये नहीं पूछा, उसने बोला भाई क्या प्रोबेबिलिटी की काम कंप्लीट हो जाएगा, बात खत्म। तो यानी कि थ्योरम ऑफ टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो इस पे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले सी ले लेते, लेट सी बी द इवेंट, इवेंट ले लेते हम, या आप सी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, इवेंट ऑफ कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम। ठीक है, कंप्लीटिंग द कंस्ट्रक्शन जॉब ऑन टाइम लिख देना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जॉब ऊपर बोला क्या है ना, कंस्ट्रक्शन जॉब ऑन टाइम। ठीक है, E1 मैं यहां पे ले लूंगा, लेट E1 बी द इवेंट, स्ट्राइक्स हैपन, स्ट्राइक्स हो जाती है।
भाई क्वेश्चन में जब स्ट्राइक हो रही है तब भी आपको काम कंप्लीट हो रहा है, जब स्ट्राइक नहीं हो रही है तब भी काम कंप्लीट हो रहा है, दोनों केसेस में काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, इवन व्हेन स्ट्राइक्स हैपन, व्हेन स्ट्राइक्स हैपन, ऐसे भी लिख सकते थे, सिंपल है ना। लेट इवन बी द इवेंट व्हेन स्ट्राइक्स हैपन, ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, आप सिंपल इवन ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्राइक्स हैपन। ठीक है, E2 को लिख देंगे चलो ऐसे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगी बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगी, व्हेन द स्ट्राइक हैपन 0.65 दे रखी है क्वेश्चन में, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में दे रखा है 0.65। ठीक है, फिर E2 हमारा इवेंट है सर, E2 क्या है इवेंट, E2 इवन जैसे मैंने वैसे इवन लिखा था ना, व्हेन स्ट्राइक्स हैपन। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको जरूरी नहीं लेट टू बी द इवेंट व्हेन स्ट्राइक डजंट हैपन, डायरेक्ट लिख सकते हो कि व्हेन स्ट्राइक डजंट हैपन, जब स्ट्राइक डजंट हैपन। तो सर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी भी कोई प्रोबेबिलिटी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, पूरे काम के होने की प्रोबेबिलिटी या फिर स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी 0.65 है। आपको 8 9 9 10 से आप सीखते आ रहे हैं, किसी भी काम के पूरे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। 1 क्या होता है, कंप्लीट काम हो रहा है, फुल प्रोबेबिलिटी है। तो 1 के होने की प्रोबेबिलिटी, 1 मतलब कंप्लीट है, श्योर इवेंट है, श्योर इवेंट। तो 1 में से आप 0.65 को माइनस कर दोगे, यानी कि 1 में से आप किसको माइनस कर रहे हो, व्हेन स्ट्राइक हैपन, जब स्ट्राइक हो रही है तो उसको आप माइनस कर रहे हो। तो 1 से जब आप इसको आप माइनस करोगे तो आपको क्या आएगा, जब स्ट्राइक नहीं हो रहा है तो मेरे ख्याल से आएगा 0.35, है ना, 5 5 10 6 3, तो ये कितना आएगा, व्हेन स्ट्राइक डजंट हैपन तो आएगा 0.35। इतना आया समझ में कि नहीं आया, इतना आया समझ में कि नहीं आया, आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या चाहिए हमें क्वेश्चन में। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब आपका प्रोबेबिलिटी आपका काम कंप्लीट हो जा रहा है, चलो दूसरे पेन से कर देता हूं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ जॉब व्हेन, क्वेश्चन क्या था सबसे पहले, आप 0.80 द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी डन, प्रोबेबिलिटी दे रखी 0.80, जब आपका कंस्ट्रक्शन जॉब खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है ऑन टाइम पे, इफ देयर इज नो स्ट्राइक, अगर यहाँ पे स्ट्राइक नहीं हो रही है। तो सर अगर कंडीशन दे दी स्ट्राइक नहीं हो रही है तो काम कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो काम कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अगर स्ट्राइक नहीं हो रही है तो सर वो 0.80 है, कितनी है, 0.80 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ओवर E2 कितना हो गया, 0.80। आई ना बात समझ में, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द कंस्ट्रक्शन जॉब, ठीक है, व्हेन कंडीशन, व्हेन आपको दे दी, क्या कंडीशन दे रखी है, व्हेन E2, यानी कि व्हेन स्ट्राइक डजंट हैपन, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में इसने बोला हुआ है व्हेन स्ट्राइक डजंट हैपन। ठीक है, व्हेन 0.80 जॉब इफ देयर इज नो स्ट्राइक, है ना, इफ देयर इज नो स्ट्राइक, व्हेन स्ट्राइक डजंट हैपन, तो हमने उसकी प्रोबेबिलिटी क्या ले ली है, 0.80, ऐसा क्वेश्चन यहां पूरा बता रहा है। ठीक है, वैसे ही आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द जॉब, ठीक है, कंस्ट्रक्शन टाइम व्हेन E1 क्या था, व्हेन द स्ट्राइक्स हैपन, जब स्ट्राइक्स हैपन होती है तो क्या है सर आपकी प्रोबेबिलिटी जॉब, ये 0.32 है ना, एंड 0.32 द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक, अगर इधर क्या होती है सर स्ट्राइक होती है तो 0.32 आपका हो गया। ठीक है, कंप्लीटेशन ऑफ जॉब डन व्हेन देयर इज स्ट्राइक, आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, वैसे ना भी लिखो तो भी समझ जाएंगे, लिखना चाहो तो लिख लो, ये क्या है, ये किसकी प्रोबेबिलिटी, कंस्ट्रक्शन जॉब डन व्हेन, ये क्या है, व्हेन देयर इज स्ट्राइक, स्ट्राइक था ना, हाँ, व्हेन देयर इज स्ट्राइक, और ये क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन जॉब डन व्हेन देयर इज नो स्ट्राइक, व्हेन देयर इज नो स्ट्राइक। ठीक है, अगर यहाँ पे स्ट्राइक नहीं होती है, आई बात समझ में, व्हेन देयर इज नो स्ट्राइक। ठीक है, नाउ अब ये क्वेश्चन आपको पता है, ये क्वेश्चन किस पे बेस है सर, ये क्वेश्चन हमारा बेस थ्योरम पे बेस नहीं है, हमारा थ्योरम ऑफ टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बेस है, क्योंकि इसने बोला है कि जॉब
कंस्ट्रक्शन जॉब आपकी हो जा रही है, कंस्ट्रक्शन जॉब आपकी हो जा रही है, यानी कंस्ट्रक्शन जॉब खत्म हो रही है ऑन टाइम पे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कंस्ट्रक्शन जॉब खत्म होने के मेरे दो रास्ते हैं, E1 भी है E2 भी है ना। इस तरीके से भी हो रहा है जॉब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, और इस तरीके से भी मेरा कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट हो रहा है ऑन टाइम पे, ठीक है। ये नहीं बोला उसने कि इस, क्या आप मेरे को ये बताओ कि आपका जॉब या कंस्ट्रक्शन जॉब आपने जो ठेका लिया है वो समय पे पूरा हो रहा है जब स्ट्राइक हो रही है। तो उसने ये नहीं बोला कि उसने कंडीशन नहीं दी, अलग मतलब एक चॉइस और नहीं दी, है ना। जो आपका बेस थ्योरम है, बेस थ्योरम में हमने कल क्या पढ़ा था कि वहां चॉइस दी होती है। देखो ये क्वेश्चन बेस थ्योरम में कैसे कन्वर्ट होता है, अभी क्या है फिर से समझ लेते हैं। अभी क्या है, अभी बस इतनी सी बात इन्होंने बोली है सर, अभी इन्होंने बस इतनी सी बात बोली है, फाइंड द डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, ठीक है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बताओ कि कंस्ट्रक्शन जॉब आपका टाइम में कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन बदल जाता बेस थ्योरम के लिए कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीट ऑन टाइम। ये नहीं पूछता कि कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट, ये बोलता हो कि काम कंप्लीट हो चुका है, उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए उसको, काम कंप्लीट हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, या उसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि आपका काम कंप्लीट हो चुका है, बट क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो काम तब कंप्लीट हुआ हो जब स्ट्राइक नहीं थी, ठीक है, यानी कंडीशन दे दी। तो ये आपका बेस थ्योरम होता, ठीक है। जितनी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप आगे इसको समझते रहेंगे। तो मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इवेंट, है ना, हमें क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बतानी, भाई काम कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या करोगे इसमें, E1, है ना। E1 की पहले E1 अपनी प्रोबेबिलिटी निकालेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ C ओवर E1 प्लस, ये हमने कल भी किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ C ओवर E2, ठीक है। ऐसा क्यों सर, पहले E1 E2 भी तो आपस में लड़ेंगे ना, कि भाई इसको पहले टेस्ट किया जाए फिर चलो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C अब आप कर दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है हमारे पास 0.65, ठीक है, और ये कितना था C ओवर E1 हमारे पास 0.32, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना मेरे पास 0.35 था, और ये 0.80 था। तो अब मैं कैलकुलेशन सिखाने तो आपको नहीं आया क्योंकि आप 12th क्लास में हो, तो ये कैलकुलेशन आप कर लोगे, ठीक है, कोई बड़ी डील नहीं है ना, इजीली क्वेश्चन आप कर लोगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। बच्चे इस पॉइंट में आंसर क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन पॉइंट में प्रोबेबिलिटी या 0.65 या 0.80 प्रोबेबिलिटी इस तरह की आपको यहाँ दी गई है, तो क्या करेंगे बच्चे, क्वेश्चन छोड़ देंगे, यार ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा, क्या पॉइंट पॉइंट दे दिया, अरे बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। हमेशा कभी कंफ्यूज हो रहे हो तो याद रखना, श्योर इवेंट प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, ठीक है, और आपका आंसर प्रोबेबिलिटी का हमेशा 1 से कम आना चाहिए, हमेशा 1 से कम आएगा, चाहे वो फ्रैक्शन में आए चाहे वो डेसिमल्स में आए, आपका आंसर हमेशा प्रोबेबिलिटी में आंसर क्या होगा, जो भी आंसर होगा प्रोबेबिलिटी में वो लेस देन 1 होगा, याद रखना, 1 से कम होगा हमेशा, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रख लेना, आई बात समझ में। तो ये था एक क्वेश्चन आपका, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो इसी बात पे चले, इस क्वेश्चन को देखेंगे एक बार। चलिए 30 सेकंड देता हूं आप लोगों को, 30 सेकंड, मैं अभी स्क्रीन से हट जाता हूं और आप इस क्वेश्चन को करें, ठीक है। समझें इस क्वेश्चन को और बताएं क्वेश्चन कौन सा लग रहा है आपको, कौन सी बेस थ्योरम का लग रहा है कि थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का लग रहा है। कोशिश करो एक बार इसको खुद से समझने की। चलिए चलिए, आया समझ में आपको ये, देखा है क्वेश्चन क्या बोलता है, गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस है, 3 एक तरह के दिखने वाले बॉक्स हमारे पास है, ठीक है जी, ओके। बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स, हर एक के पास 2 कॉइन्स है। तो एक बैग 1 है मेरे पास, बैग 2 है हमारे पास। जितना फ्लो डायग्राम बना के क्वेश्चन करते हैं ना, बड़े क्वेश्चन देख के डरना नहीं चाहिए यार, बड़े क्वेश्चन देख के डरना नहीं चाहिए। जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास होगा उतना ज्यादा आपके लिए सॉल्व करने के लिए इजी होगा। यानी कि आपके पास क्या दिए गए, आपके पास इंग्रेडिएंट्स ज्यादा दिए गए, जितने ज्यादा इंग्रेडिएंट्स आपके पास होंगे उतना
टेस्टी हम खाना बना सकते हैं ना। जितने ज्यादा इंग्रेडिएंट, जितने ज्यादा मसाले आपके पास ऑप्शंस होंगे, उतना अच्छे से आप खाना कुक कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही आपके पास जैसे आप कुछ भी आप डिश बना रहे हैं तो आपको पता है कि मुझे नमक कब डालना है, मसाले कब डालने हैं, है ना, प्याज टमाटर कब डालना है, वो आपके अकॉर्डिंग आपको पता है कि हाउ टू कुक। सेम थिंग आपका इसमें भी है, आपको गिवन चीज यहां दी गई है, सब चीजें गिवन है। अभी गिवन का आप कैसे यूज कर रहे हो, किस तरीके से यूज करोगे टू कुक योर आंसर, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसको अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, क्वेश्चन आप आराम से हो जाएगा। तो गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेज है, ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स। इन बॉक्स 1 बोथ कॉइन्स आर गोल्ड कॉइन्स, तो ठीक है, यहाँ पे 2 गोल्ड कॉइन है जी, ठीक है। बॉक्स 2 वन आर इन बॉक्स 2 बोथ आर सिल्वर कॉइन्स, ओके, यहाँ पे 2 सिल्वर कॉइन है जी। एंड इन द बॉक्स 3 देयर इज 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर कॉइन, ओके जी, यहाँ पे 1 गोल्ड और 1 सिल्वर है जी, ठीक है। अ पर्सन चूज अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट अ कॉइन। बॉक्स एक जो बंदा है, पर्सन चूजेज अ बॉक्स, सबसे पहले बॉक्स चूज कर रहा है और रैंडम टेक्स आउट अ कॉइन। अब समझ में आपको कि हम बैग की निकालने की प्रोबेबिलिटी क्यों निकालते हैं साथ में, क्योंकि यहां लिखा है ना पर्सन चूजेज अ बॉक्स एट रैंडम। भाई उसको थोड़ा पता कौन से बॉक्स 1 से या 2 से, उसने रैंडमली कोई सा भी बॉक्स चुना। तो सबसे पहले हम, चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हो, चाहे बेस थ्योरम हो, हम क्या करते हैं सर, हम पहले बैग किया बॉक्स की भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि वो भी चूज किया गया हो। एंड टेक्स आउट अ कॉइन, इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, अगर कॉइन गोल्ड का निकलता है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दूसरा कॉइन इसमें निकाला गया वो भी क्या होगा, वो भी गोल्ड का होगा। तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी तो नहीं है सर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी नहीं है, तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, छोड़ के आगे बच्चे क्वेश्चन आगे बढ़े ही नहीं। अरे एग्जाम में कम से कम लिख के तो आओ, कुछ नंबर मिलेंगे, और जब लिखोगे ना तो बुद्धि भी चलेगी, और बुद्धि जब चलेगी तो आंसर अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, है ना, लिखते रहोगे अपने आप चीजें आती रहेंगी। क्या बोला हमने, तो सबसे पहले एक ए इवेंट लेते हैं, ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट की ड्रॉन कॉइन इज गोल्ड। एक इवेंट ले लेते हैं कि हम जो कॉइन ड्रॉ करेंगे वो आपका क्या होगा, गोल्ड होगा। E1 इवेंट ले लेते हैं, ये हमारे पास इवेंट मान लेते हैं 3, E1 E2 और E3, और इन सब का एक ही फोकस है कि यहां से क्या निकालना, ए, यानी ड्रॉन कॉइन इज गोल्ड, है ना, ड्रॉन कॉइन इज गोल्ड, ये हमारा है, ठीक है। तो बी द इवेंट चूजिंग फ्रॉम बैग 1, ठीक है, E2 be the event choosing from bag 2, आप तो पूरा ही लिखना, और E3 be the event choosing from bag 3, बैग या बॉक्स है, जो भी है बॉक्स है, तो बॉक्स लिख दो, फ्रॉम बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3, ठीक है। अब इसमें एक चीज, अब फटाफट, अच्छा प्रोबेबिलिटी भी निकाल दो, क्योंकि आपको पता है, या देखो क्वेश्चन कर रहे हो ना, सॉल्व तो होगा, क्वेश्चन कर रहे हो तो क्या होगा, क्वेश्चन कर रहे हो तो ये तो हमें चाहिए, प्रोबेबिलिटी E1 वगैरह तो हमको चाहिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालने की, यानी बैग 1 को चूज या बॉक्स 1 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है सर, ये भी 1/3 होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या है, ये भी 1/3 होगा, नहीं बॉक्स 3 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो भी 1/3 है, कि उसने बॉक्स 3 चूज किया होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो भी 1/3 होगी। चलो अब आप यहाँ पे देखो, अब ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन जो है कैसे घुमा के पूछा गया, देखो ये क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा गया, यहाँ ये नहीं पूछा गया कि क्या प्रोबेबिलिटी जो गोल्ड निकला हो बैग 1 से निकला हो, बैग 2 से निकला हो, बैग 3 से निकला हो, ऐसा नहीं पूछा ना। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप देखो देखो उन्होंने घुमा के पूछा है, बहुत बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगाया उन्होंने, कि अ पर्सन चूजेज अ बॉक्स एंड रैंडम एंड टेक्स आउट अ कॉइन, इफ द कॉइन इज गोल्ड, उसने एक कॉइन निकाला तो एक कॉइन गोल्ड है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दूसरा अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड।
तो उस बॉक्स में जो दूसरा कॉइन होगा वो भी क्या होगा, गोल्ड का होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो आप देखोगे बैग 2 में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहां तो दोनों सिल्वर है, बैग 2 में तो हो नहीं सकता, दोनों सिल्वर है। बैग 3 में अगर एक गोल्ड निकाल दिया उसने तो क्या प्रोबेबिलिटी कि दूसरा कॉइन भी गोल्ड का होगा उस बॉक्स में, ये हो नहीं सकता क्योंकि इसमें दूसरा सिल्वर का है। तो बचा क्या, बैग 1। वो क्या पूछना चाह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने कॉइन निकाला गोल्ड का वो हमने बैग 1 से निकाला। घुमा के पूछ दिया क्वेश्चन, क्योंकि बैग 2 और बैग 3 की तो कंडीशन हो ही नहीं रही है। बैग 2 और बैग 3 में, बॉक्स 2 या बॉक्स 3 में ये कंडीशन तो फॉलो हो ही नहीं रही है कि भाई अगर एक गोल्ड निकाल गया तो दूसरा भी उसमें गोल्ड हो, क्या प्रोबेबिलिटी कि दूसरा कॉइन भी उसमें गोल्ड हो। तो सर इसमें तो दूसरा कॉइन गोल्ड हो ही नहीं सकता क्योंकि दूसरा इसमें सिल्वर है, और इसमें भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो दोनों ही सिल्वर है, इसमें तो गोल्ड है ही नहीं। इसमें बन सकती है कंडीशन, पहला गोल्ड हो, पहला गोल्ड निकल जाएगा तो क्या प्रोबेबिलिटी कि दूसरा भी गोल्ड हो, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो गोल्ड बैग निकाला गया या जो गोल्ड कॉइन निकाला गया वो बैग 1 से निकाला गया। ये क्वेश्चन था, ये इसने थोड़ा घुमा दिया क्वेश्चन। और बच्चे बोलेंगे क्या क्वेश्चन था ये, क्या था, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के यहाँ पे पूछ लिया गया। ठीक है, तो बस अब तो इजी मान ले, तो आपको पता लग गया आपको निकालना क्या है। आपको एक तरह से देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी गोल्ड आपको निकालनी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आएगा ना, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग 1 से चूज किया हो गया हो, है ना। तो और क्या E1 बाय ए नीचे क्यों सर, क्योंकि ऑलरेडी है, गोल्ड तो ऑलरेडी निकल चुका है ना। कंडीशन प्रोबेबिलिटी में क्या बताया था मैंने, ये तो कंडीशन गिवन है, यानी कि ये चीज तो कंडीशन गिवन है हमारे पास कि गोल्ड तो निकल चुका है, बट क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग 1 से निकला हो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग 1 से निकला हो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कॉइन बॉक्स 1 से निकला हो। ये तो पक्का से है कि गोल्ड है। नीचे वाला क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ई ओवर एफ, ऑलरेडी हैपन, ये वाला ऑलरेडी हैपन वाला होता था ना, कि ऑलरेडी हो चुका है, तो यानी कि गोल्ड तो निकल चुका है, बट क्या प्रोबेबिलिटी है वो बॉक्स 1 से निकला, तो उसको पी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए लिखेंगे, राइट। तो इसके लिए आपको सब चाहिए, तो यहां पे हम सब निकाल के रख देते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ओवर ए की बात करूंगा। अच्छा, यहां पे तो हमें उल्टा लिखना पड़ेगा, पहले हमने गोल्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी तो निकालनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड निकालो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड फ्रॉम बैग 1 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सर 2/2 यानी कि 1। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड फ्रॉम बैग E2, वो कितना, बैग 2 में तो सर कुछ नहीं है, 0 है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड फ्रॉम बैग E3, तो बैग 1 में एक गोल्ड है और 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। ये सब वही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम चल रहा है ना। तो बैग 3 से आपका बॉक्स 3 से आपका गोल्ड निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है ना, एक गोल्ड, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, चलिए, तो अब आपको निकालना है, अब हमें जो निकालना है, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब वो समझ गए, ये तो आपने निकाल दिया। अब जो हमें निकालना है वो क्या निकालना है, ठीक है। इसके बाद का सॉल्व कर लोगे आई थिंक, सॉल्व कोई बड़ी बात नहीं है, करो जरा, 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट इसके आंसर को सॉल्व करो। चलिए आगे आंसर मैच कर लेते हैं फटाफट आंसर। तो क्या बोला इन्होंने बोला हुआ है सर कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा सिक्का आपका गोल्ड आ जाए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा सिक्का आपका गोल्ड आ जाए। ठीक है, जब पहला गोल्ड है तो वो कंडीशन किसमें, वो कंडीशन तो बैग 1 में ही संभव है, वो कंडीशन बॉक्स 1 में, तो E1 बाय, ये तो आपको इससे पहले भी समझाया, तो निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई बाय, तो इसका आपको होता है नंबर ऑफ बेस थ्योरम कैसे सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल यानी कि बैग 1 की बात करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 ऊपर क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा हमारा बैग 1 का। तो सबसे पहले बैग 1 पहले तो हम की उसने क्या चूज किया हो, उसने बॉक्स 1 चूज किया हो, पहले उसकी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की चूजिंग फ्रॉम बॉक्स 1 से। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड निकला हो कहां से, बैग से, तो ये आ गई हमारा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ
E1 into probability of A over E1, probability of E2 multiply by probability of A over E2 plus probability of E3 multiply by probability of A over E3। ठीक है, तो अब इसमें आप देखें, इसमें हम निकाल रहे हैं, फटाफट इसको कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A यहां निकाल रहा हूं, तो यह वैल्यूज हमारे पास सारी हैं। E1 की कितनी थी, 1/3 इंटू 1, 1/3 इंटू 1 अपॉन, आप यहां पे देखेंगे ये भी है 1/3 इंटू 1, 1/3 प्लस वो तो 0 हो जाएगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमारी क्या थी, A/E2 हमारी 0 थी। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हो जाएगा 1/3 इंटू 1/2, 1/3 इंटू 1/2। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, तो सॉल्व तो हो ही जाएगा ना, कि नहीं हो पाएगा। 1/3 और 3 और 6 का एलसीएम होता है सर 6, और ये हो जाएगा 2 + 1, तो हो जाएगा 1/3 और 3/6। तो ये फाइनल आ जाएगा आपका 6/9, यानी कि 2 3 जा 6, और सॉरी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3 है ना। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A हो जाएगा आपका 2/3। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको। तो इजी था। कल और क्वेश्चंस करेंगे, कल के सेशन में और क्वेश्चंस करेंगे जो हम अपनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लेके, बेस थ्योरम की प्रोबेबिलिटी को लेके, और थ्योरम ऑफ टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी को लेकर, सबको लेके क्वेश्चंस कल और प्रैक्टिस इसमें हम करने वाले हैं। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।